मेरा पति अमेरिका से लौटते हुए अपने साथ एक औरत ले आया था। वो औरत रोज़ रात मुझे पैसे का बंडल देती थी और मेरे पति को रूम में ले जाती थी। मैं भी पैसों के लालच में अपने पति को कुछ नहीं कहती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे अकेलापन महसूस होने लगा। इसीलिए एक दिन मैंने उनके कमरे में झांका तो मेरे सामने का दृश्य देखकर मुझे बस उल्टी आना ही बाकी रह गया था। मैं एयरपोर्ट पर अपने पति विवेक का इंतज़ार कर रही थी, जो करीब 5 साल बाद आज अमेरिका से भारत लौट रहा हूँ और जिस वजह से मेरी उससे मिलने की आतुरता बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर पहले ही उसकी फ़्लाइट लैंड हुई थी और जैसे जैसे प्रवासी आ रहे थे, मेरे दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही थी। पर थोड़ी देर में मुझे लगने लगा कि एक एक करके सारे लोग आ चुके हैं, पर विवेक अभी तक क्यों नहीं आया। मेरी आंखों से आंसू आने लगे कि इतनी देर हो गई, विवेक मुझे दिखाई नहीं देते रहा। उतने में विवेक मुझे दिखाई तो दिया, पर ये क्या, उसके साथ एक स्त्री भी थी। मैं ये देखकर हैरान थी। वो स्त्री विवेक के हाथों में हाथ डाले हंस हंस कर बात कर रही थी और विवेक भी खूब हंसते हुए उससे बातें किए जा रहा था। मैं तुरंत ही विवेक के पास पहुंची। मुझे देख वो मुस्कुराया। मैं उसके गले लग गई। उसने मुझे हल्का सा स्पर्श किया और फिर अपने से दूर कर दिया। मेरा चेहरा मुरझा सा गया। फिर विवेक उस औरत की पहचान कराते हुए बोला कि ये मारिया है, इसी की कंपनी में मैं जॉब करता हूँ। ये सुनकर आभार व्यक्त करने के लिए मैंने हाथ आगे बढ़ाया, क्योंकि उसी की वजह से हमारे सारे सपने पूरे हुए थे। आज जो हम हैं उसी की वजह से थे। पर मारिया ने अजीब तरीके से मुझे सिर से पैर तक देख अजीब सा मुंह बनाया और फिर मुंह फेर लिया। मुझे उसका व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर विवेक की बॉस होने के कारण मैं कुछ भी बोल नहीं पाई। घर आते समय जब विवेक गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर सीट पर बैठा तो मैं फ्रंट सीट पर बैठने के लिए आगे गई तो देखा कि मारिया पहले से ही वहाँ बैठी हुई थी और लाइलाज ने मुझे पीछे की सीट पर बैठना पड़ा। खैर, घर पर मैंने विवेक की ही पसंद का सारा खाना बनाया हुआ था। खाना होने के बाद मैंने मारिया से कहा कि मैडम, आप गेस्ट रूम में जाकर आराम कीजिए। मैंने उससे ऐसा इसीलिए कहा था कि जब से विवेक आया था मुझे उससे बातें करनी थी। उसका भी मुझे ठीक से मौका नहीं मिला था। मारिया ही उससे चिपक कर बैठी हुई थी। पर हैरानी तब हुई जब वो विवेक से बोली कि विवेक उठो, चलो, मुझे बहुत नींद आ रही है। ये सुनकर विवेक का चेहरे का रंग उड़ गया था और वो मेरी तरफ देखकर फिर नज़र चुराने लगा और उससे बोला कि तुम चलो, मैं आता हूँ। उस मारिया ने मेरे ही सामने विवेक के गालों पर हाथ फेरा और गेस्ट रूम में निकल गई। अब ये सब मेरे सहन करने के बाहर होता जा रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। तब वो मेरे पास आया और बोला कि रितु, तुमने जो कुछ चीज़ें फ़ोन पर बताई थी वो सब मैंने मारिया के पैसों से ही खरीदी हैं। और हाँ, ये घर, फर्नीचर, ये सारा ऐशो आराम सब कुछ मारिया को कृपा से हुआ है। इसीलिए इन सब की कुछ तो कीमत मुझे चुकानी ही पड़ेगी ना। और ये बैग, इसमें कुछ चीज़ें हैं, सब तुम्हारे लिए ही हैं, तो देख लेना। इतना कहकर विवेक भी गेस्ट रूम में चला गया और मैं बस हैरान होकर ये सब देखती ही रह गई। मेरे तो सिर पर मानो आसमान ही गिर गया हो। मैं वहीं सोफे पर बैठी की बैठी रह गई और मुझे वो दिन याद आने लगा जब मेरी और विवेक की शादी हुई थी। मैं दुल्हन बने विवेक का इंतज़ार कर रही थी। छोटे से घर में मेरा सारा सामान बड़ी ही मुश्किल से बैठ पाया। उस छोटे से कमरे की गर्मी वो पंखा तक दूर नहीं कर पा रहा था। जब विवेक कमरे में आया तो शर्माने की जगह मेरे पास बहुत सारी शिकायतें थी विवेक के लिए। विवेक, एसी तो लगवा ही लेना था ना। इतनी गर्मी में मुझसे इस छोटे से कमरे में नहीं बैठा जा रहा है। और इतना कहकर मैं खड़ी हो गई। विवेक बिना कुछ कहे कपड़े बदलने चला गया। मैंने तब ये तक नहीं सोचा कि विवेक को मुझे कुछ कहना होगा या फिर उसे मुझे ऐसे दुल्हन के जोड़े में देख कैसा महसूस हो रहा होगा, ये बताना होगा।
पर उस समय मैं बस अपने बारे में ही सोचे जा रही थी। अपने पसंद से शादी करने का फैसला अब मुझ पर ही गुस्सा दिला रहा था। जैसे जैसे दिन बीत रहा था, मेरी शिकायतें बढ़ती जा रही थी। विवेक के छोटे से घर में, उसके छोटे से कमरे में, किचन में मेरा दम घुट रहा था। मैंने विवेक से कहा कि तुम अपने ऑफिस में अपने बॉस से बात करो और कहो कि मुझे ओवर टाइम चाहिए। मुझे ये सब अब सच में सहन नहीं हो रहा है। अगर ज़्यादा दिन मैं यहाँ रहूँगी तो पागल हो जाऊँगी। हाँ रितु, मैंने बॉस से बात की है और वे मान भी गए हैं। कुछ एडवांस भी ले लूँगा, पर अगर घर का खर्च भी एक बगल रखता हूँ तो तुम्हारे लिए कूलर ही ला पाऊँगा। एसी के लिए तुम्हें थोड़े दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। विवेक मुझे बड़े ही प्यार से मेरा हाथ पकड़कर मुझे समझाए जा रहा था, पर मैंने गुस्से से उसका हाथ झटका और कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम कहाँ से और कैसे इंतज़ाम करोगे ये तुम जानो, पर मुझे ऐसी फ़ैन और कूलर की आदत नहीं है। मैं भी शादी से पहले ऑफिस में काम करती थी। मैं एक अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसी दौरान मैं विवेक के पर्सनालिटी और सुंदरता के कारण मैं उसके प्यार में पड़ गई। मैं उसके प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि किसी भी हर हालत में मुझे विवेक को पाना था, और मैंने वहीं ऑफिस में विवेक को प्रपोज़ किया। वो काफ़ी देर तक चुप रहा और फिर बोला कि ऋतु, आज तक अपनी सिर्फ दोस्ती थी, लेकिन आज जब तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। मेरे माता पिता नहीं हैं और इस शहर में मेरा एक खुद का फ्लैट है, पर वो बहुत छोटा है। मेरी तनख्वाह भी तुम्हें पता है। मैं तुम्हें वो ऐशो आराम नहीं दे सकता जो तुम्हें तुम्हारे पापा के यहाँ मिल रहे हैं। मैं तुम्हें सुखी तो रख सकता हूँ, पर अमीरों वाली ज़िंदगी नहीं दे सकता। उस समय मैंने उसकी बातों पर गौर किया, क्योंकि मुझे बस विवेक को पाना था। इसीलिए मैंने उससे कहा कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे पैसों से नहीं। मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी। विवेक जब मेरे मम्मी पापा से बात करने आया, तब मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की कि लड़का बहुत गरीब है, उसका घर भी बहुत छोटा है और तुम ऐसे माहौल में नहीं रह पाओगी, और अगर फिर भी तुम नहीं मानी तो हमारी तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी और हमसे कोई उम्मीद भी मत रखना। पापा, मुझे कुछ और नहीं पता, मुझे बस विवेक से शादी करनी है, बाकी सब मैं देख लूँगी। पापा कहने लगे कि अभी तुम्हारे सिर पर विवेक के प्यार का भूत सवार है। जब ये भूत उतर जाएगा तब तुम्हें समझ आएगा कि गरीबी क्या होती है और एक एक रुपए के लिए कैसे कसर करनी पड़ती है। उस समय तो मैंने अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानी और सारे ऐशो आराम को लात मार के विवेक से शादी कर ली, पर आज मुझे उसी बात का पछतावा हो रहा था। 1 महीना मैंने बड़ी मुश्किल से निकाला। विवेक मेरे लिए कूलर ले आया, पर मैं एसी की ही कहीं राह देख रही थी। और सबसे बड़ा धक्का मुझे तब लगा जब मैं शादी के 2 महीने बाद प्रेग्नेंट हो गई। विवेक तो बहुत खुश था, पर मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मैं तो अभी तक हनीमून के लिए भी नहीं गई थी, और ये बच्चा इस दुनिया में आया तो घर में आने वाला सारा पैसा इसी में लग जाएगा, और ये मुझे मंजूर नहीं था। एक दिन मैंने विवेक से कहा कि मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। ये सुन विवेक गुस्से में बोला कि ये क्या कह रही हो तुम, हम माँ बाप बनने वाले हैं, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। मैंने कहा कि क्या मतलब, सीधी सीधी भाषा में ये कह रही हूँ कि मुझे ये बच्चा अभी नहीं चाहिए, मुझे एबॉर्शन करवाना है। मैं इस माहौल में अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। अरे रितु, जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो अपनी किस्मत खुद लेकर आता है, और मैं तुम्हें अबॉर्शन की इजाज़त नहीं दे सकता। विवेक शायद पहली बार मुझसे इतने गुस्से में बोला होगा। फिर मैंने भी हंसकर कहा कि तुमसे इजाज़त मांग ही कौन रहा है, मैं कल ही इससे छुटकारा पा लूँगी। तुम पहले अपने बच्चे संभाल पाओगे, इतनी काबिल हो जाओ। 2 महीने में तुम तो मुझे एसी नहीं दिलवा पाए और बच्चे का क्या खाक संभालोगे। मेरी बात सुनकर विवेक हैरान हो गया था और फिर कहने लगा कि मैंने
तुम्हें पहले ही अपनी परिस्थिति के बारे में बता दिया था। हाँ, तुमने बताया था, पर उस समय मेरे सिर पर तुम्हारे प्यार का भूत जो सवार था, मेरी मत मारी गई थी जो मैंने तुम जैसे भिखारी से शादी की। मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ, यही काफ़ी है। मैं ऐसे माहौल में अपने बच्चे को नहीं पाल सकती। तुम पहले मेहनत करो, खूब पैसे कमाओ, आलीशान एक घर खरीदो जिसमें ऐशो आराम की सारी सुख सुविधा हो, और फिर मुझसे बच्चे की डिमांड करना। रितु, अब तो मैं ओवर टाइम भी करने लगा हूँ। इससे ज़्यादा और क्या करूँ? क्या 24 घंटे काम ही करता रहूँ, एक मशीन की तरह? हाँ, बिल्कुल एक मशीन की तरह। मुझे एसी चाहिए, एक बड़ा घर चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए जिसकी मुझे आदत है। और प्यार के अलावा तुमने मुझे और दिया ही क्या है? कहीं आज तक बाहर खाने तक नहीं लेके गए, हनीमून तो बहुत दूर। तुम्हारे कारण मैंने अपनी फ्रेंड सर्कल तक में आना जाना बंद कर दिया है, क्योंकि तुम्हारी इस गरीबी की मुझे शर्म आती है। मेरे घर वालों तक को इस माचिस की डिब्बी में आने में शर्म आती है। बोलो ना, क्या मिला मुझे तुमसे शादी करके? मैं फूट फूट कर रो रही थी, और आज जो कुछ मेरे मन में था सब कुछ कह डाला था, पर विवेक मात्र एकदम चुप खड़ा रहा। वो बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला गया। सुबह जब आँख खुली तो विवेक घर में नहीं था, और पूरे दिन घर नहीं आया। रात में जब वो घर आया तो मेरे लिए एक खुशखबरी लेकर आया, जिससे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कहने लगा कि मेरा एक अमेरिका में दोस्त रहता है और मुझे भी वहीं बुला रहा है, लेकिन अगर मैं अमेरिका गया कि 5 साल तक लौट नहीं पाऊँगा, और मैं इतने पैसे कमा पाऊँगा कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर पाऊँगा। पर सोचो, 5 साल मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊँगा, तुम्हें अकेले ही रहना पड़ेगा। तुम सुन रही हो ना रितु? उस समय उसकी आंखों में ऐसा कुछ था जिसकी वजह से मैं कुछ बोल नहीं पाई, और वो था मेरे लिए उसका प्यार। शायद वो चाहता था कि मैं उसे जाने के लिए मना कर दूं, पर मुझे पता था कि मेरा विवेक मुझसे इतना प्यार करता है कि वो किसी और स्त्री को हाथ लगाना तो दूर, देखेगा तक नहीं। और मुझे उस समय सिर्फ पैसा ही नज़र आ रहा था। मैंने तुरंत ही हाँ कर दी और कहा, हाँ हाँ बिल्कुल विवेक, मैं तुम्हारा 5 साल क्या 10 सालों तक इंतज़ार कर सकती हूँ। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा कर लूँगी, ताकि मैं बिज़ी रहूँ और तुम्हारी याद ना आए। 4 दिन बाद विवेक ने अमेरिका के लिए जाने की तैयारी कर ली। जाने से पहले वो मुझे एकटक देखे जा रहा था और बोला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रितु। शायद मेरे होने ना होने से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारे ना होने से मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। वो मेरे गले लग गई। उसकी आंखों में आंसू थे और बोला, मैं तुम्हें बहुत ही मिस करूँगा रितु। और वो बिना रुके चला गया। वहाँ पहुँचने पर जब उसका पहली बार फ़ोन आया तो उसके हालचाल पूछने की जगह, उसकी तबीयत के बारे में पूछने की जगह मैंने ये पूछा कि तुम्हें नौकरी तो लग गई ना विवेक, तनख्वाह कितनी है? लाखों में होगी ना? इस पर वो कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद बोला कि हाँ, चिंता मत करो, अब तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे, तुम्हें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। और उसने फ़ोन रख दिया। मैं यहाँ हसीन सपने सजाने लगी थी। 1 महीने बाद विवेक ने मुझे लाखों रुपए भेज दिए, जिन्हें देख मैं खुशी से उछलने लगी। सबसे पहले मैंने एसी खरीदा और एक मेड भी रख ली थी। कुछ महीने ऐसे ही बीत रहे थे। अब विवेक मुझसे कम बातें करने लगा था, और मुझे भी उसकी तब याद आती जब वो पैसे भेजने में देर करता था। अब तक 2-3 साल बीत गए थे, और इन 2 सालों में मैंने अपनी ज़िंदगी पूरी तरह बदल दी थी। मैंने एक अच्छे इलाके में 3 BHK फ्लैट खरीद लिया था, और अब मैंने अपने घर को अपने तरीके से सजा लिया था, जहाँ सारी सुख सुविधा थी। धीरे धीरे अब विवेक को 3 साल से ज़्यादा वक्त हो गया था, और अब मुझे उसकी कमी खलने लगी थी। अगर विवेक मेरे पास होता और मैं अबॉर्शन नहीं करवाया होता, तो आज मेरा बच्चा और मेरा पति मेरे पास होता, और आज ये अकेलापन मुझे महसूस न हुआ होता। इन 3 सालों में विवेक एक बार भी घर नहीं आया।
मैं फ़ोन करती तो या तो वो मेरा फ़ोन कट कर देता या फिर मुश्किल से 2-4 मिनट ही बात करता। ये घर मुझे अब खाने को लगने लगा। मुझे अब विवेक की याद आने लगी। एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया, यहाँ कब आओगे? तुम मुझे कब मिलने वाले हो? अगर मैं वहाँ आ गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब मुझे ये बड़ा घर चुभने लगा था। घर से बाहर निकलने के लिए भी बड़ा अजीब लगने लगा था। एक रात चोर घर में घुस आए। तब मैं और मेरी मेड ही घर पर थे। मैंने विवेक को फ़ोन किया पर उसने उठाया नहीं। फिर मैंने उसे मैसेज भेजा। वो चोर घर की कीमती चीज़ें चुरा रहे थे और मैं बेड के नीचे छिपे हुए भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि बस ये यहाँ से चले जाए और मेरी इज्जत बच जाए। थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आई और वो आवाज़ सुनकर चोर वहाँ से भाग गए। मैंने जब फ़ोन देखा तो पता चला कि विवेक ने वो मैसेज देखा और उसी ने अपने दोस्त को फ़ोन करके पुलिस को बुलवाया होगा। इसके बाद मेरा यहाँ रहना अब थोड़ा मुश्किल ही हो रहा था। कारण पति चाहे जैसा भी हो, वो पत्नी के पास हो तो पत्नी की इज्जत सुरक्षित रहती है। मैंने विवेक को अपनी कसम देकर वापस बुलवाया था और वो भी मान गया। पर वो वापस तो आया, पर इस औरत के साथ। पुरानी यादों को याद कर मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे और विवेक और वो औरत दरवाज़ा बंद करके अंदर थे। भारी मन से मैं अपने कमरे में आ गई और सोचते सोचते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। दूसरे दिन आँख खुली और फ्रेश होकर मैं किचन में गई और सोचा कि आज विवेक की पसंद का नाश्ता बनाऊंगी। पर मुझसे पहले वो मारिया ही किचन में पहुंच गई थी। वो अमेरिकन होने के बावजूद भी उसने विवेक की मनपसंद डिश सजा कर रखी थी। नाश्ते की टेबल पर पहुंची तो वो विवेक के बगल में बैठकर नाश्ता कर रही थी। कभी वो कौर खिलाती तो कभी उससे कुछ कहती कि दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं अपने कमरे में आकर रोने लगी। मेरा दिल पूरे तरीके से टूट गया था। शायद मैं उससे जलने लगी थी। थोड़ी देर बाद विवेक मेरे कमरे में आया और मुझे रोते देख बोला कि क्या हुआ रितु, क्यों रो रही हो? मैंने सिर्फ उसकी तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। उसने मुझे गले तक नहीं लगाया, बस मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि वो मेरी बॉस है, वो जो कुछ कहेंगी मुझे सुनना पड़ेगा, क्योंकि उसके बदले वो मुझे लाखों रुपए देती हैं, महंगे गिफ्ट्स देती हैं, जिस वजह से तुम ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही हो। और तुम भी तो यही सब कुछ चाहती थी ना? तुम्हें तो और ज़्यादा खुश होना चाहिए। थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि विवेक, पत्नी हूँ मैं तुम्हारी। पूरे 5 साल बाद तुम मेरे पास आए हो। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, कुछ बताना है, कुछ पूछना है। मुझे कुछ नहीं पता। आज तुम मेरे कमरे में मेरे साथ सोओगे। मैंने बहुत ही कड़क शब्दों में कहा। विवेक ने एक गहरी सांस ली। पूरे दिन मारिया विवेक के साथ ही थी। दोनों फिर घूमने भी गए और घर लौटते समय मेरे लिए एक सोने का हार ले आए। उस हार की कीमत करीब 10 से 12 लाख रुपए होंगी। मेरी तो आंखें बस देखती ही रह गई उस हार को। बाद में विवेक मेरे पास बैठा था, पर मैं बार बार उस हार के बारे में ही बात किए जा रही थी। विवेक उठकर बाहर चला गया। तब मुझे अपने ही लालच पर गुस्सा आया और जब तक मैं विवेक को आवाज़ लगाकर कमरे में अपने पास बुलाती, वो गेस्ट रूम में मारिया के पास जा चुका था। मैं बार बार दरवाज़ा बजाए जा रही थी और थोड़ी देर बाद विवेक की जगह मारिया ने दरवाज़ा खोला और एक नोटों का बंडल मेरे हाथ में रखा और कहा कि अब हमें डिस्टर्ब मत करना, और मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। पर उन पैसों को देखकर मैं सब कुछ भूल गई थी। एक हफ्ता बड़ी मुश्किल से बीता। इतने समय में मैं बस 2-3 घंटे ही विवेक के साथ बिता पाई। मैं जब भी विवेक के पास जाने की कोशिश करती, वो हमारे बीच आ जाती। मैं तरस गई थी विवेक के लिए। वो रोज़ मेरे हाथ में 1 लाख रुपए रख देती और मैं चुप हो जाती। लेकिन आज तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई जब विवेक ने ये कहा कि आज रात ही वो अमेरिका लौट रहे हैं और शायद अब वो वापस कभी नहीं आएगा। लेकिन हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पैसे भेजता रहूँगा। ये सुनकर तो मैं सुन्न रह गई। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने कहा कि विवेक, तुम पति हो मेरे। ये 5 साल मैंने कैसे गुजारे हैं बस मैं ही जानती हूँ।
एक इंसान लग्जरी लाइफ के बिना रह सकता है, पर जीवन साथी के बिना नहीं। तुम ये मारिया की नौकरी छोड़ दो, हम यहीं कोई छोटी मोटी नौकरी देख लेंगे। विवेक गर्दन नीचे किए खड़ा था और उसका हाथ छुड़ाते हुए बोला, इन सब के लिए बहुत देर हो गई है ऋतु। ये सब तुम्हें तब समझना चाहिए था जब मैं 5 साल पहले तुमसे रोते रोते दूर हो रहा था। सभी को मेरा दुख नज़र आ रहा था, सिवाय तुम्हारे। अमेरिका पहुंचने पर मारिया मैडम ने ही मुझे सारा काम सिखाया और मेरे हालत को समझा। वो भी मेरे तरह ही इंसानों से धोखा खाए हुए हैं। तुम्हें पैसा, ऐशो आराम चाहिए था ना? बस इसी सब के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। उन्होंने मुझे तब सहारा दिया जब मुझे सबसे ज़्यादा सहारे की ज़रूरत थी, और तुम्हें भी मेरी ज़रूरत ही कहाँ थी ऋतु। तुमने मुझे खोकर सब कुछ पा लिया ऋतु। विवेक के चेहरे पर हंसी थी और आंखों में आंसू। उतनी में ऊपर से मारिया नीचे आई। उसके हाथ में उसकी और विवेक की बैग थी। उसने अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा और विवेक का हाथ से लेकर आगे निकल गई। मेरी आंखों के सामने वही 5 साल का मंजर याद आ गया, जब विवेक ऐसे ही अपने दुख, अपने आंसू को अपनी हंसी के पीछे दबाए चला गया था, और मैं लग्जरी लाइफ की खातिर एक बेशकीमती हीरा खो बैठी थी। कभी कभी इंसान को अपने पास होने वाला सुख नज़र ही नहीं आता, और जो सुख अपने पास नहीं है उसकी जिद कर बैठता है। हाथों से सब कुछ पा लेता है, लेकिन तब तक उसे ये समझने में बहुत देर हो जाती है कि उसने उसके पास का मात्र अनमोल सुख खो दिया है। इसलिए जो अपने पास नहीं, उसके पीछे उसे पाने से अच्छा है जो अपने पास है उसकी कीमत करे, अपने पास के व्यक्तियों की कीमत करे, उनकी इज्जत करे। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।